प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए भारत का भौतिक पर्यावरण जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर हमारा नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति पे था और उसमें हमने भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उसके जो 5 प्रकार थे, 5 भागों में हमने उसे बांटा था, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे भारत में जो वन आवरण है वो कितना प्रतिशत है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, और जो वन्य प्राणी संरक्षण जो कि हमारे वनस्पति पर निर्भर करता है, जहाँ जितनी अधिक सघन वनस्पति होती है वहाँ वन्य प्राणी जीवन यापन करता है। तो ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है, वन्य प्राणी हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था, हमने लास्ट पढ़ा था वेलांचली व अनूप वन। वहाँ से अब एक नया टॉपिक शुरुआत उसकी होती है भारत में वन आवरण की। तो हम वहाँ से चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी आते जाएंगे वो आपको नोट्स फॉर्म में लिखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, भारत में वन आवरण। भारत में 23.28% भाग पर वन है। तो भारत के 100% जो हमारी भूमि है, धरातली भूमि भारत की, भारत का जो भूभाग है उसके 100% से हम देखें तो 100% भाग की हम बात करें, उसमें से मात्र 23% भाग पर, मात्र 23% भाग पर वन आवरण पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो आपको ही ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत में जो वनों का आवरण है वो कितना प्रतिशत है। वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण अलग अलग है। जो हमारे आंकड़े हैं, यानी कि जो पेपर पर आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, वो कुछ अलग बताते हैं, और वास्तविक जो वन आवरण है वो कुछ अलग देखने को मिलता है। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वहाँ वृक्ष हो या ना हो, जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट है और वास्तविक रूप से वनों से ढका है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है। तो वन क्षेत्र जो होता है उसकी देखरेख कौन करता है? राजस्व विभाग करता है। और इसकी जो हम कैलकुलेशन करते हैं या राज्यवार राजस्व विभाग जो आंकड़े एकत्रित करता है वह फिर भारत के आंकड़ों के रूप में बदल दिया जाता है। जबकि वन आवरण की पहचान वायु चित्रों और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों की जाती है। तो वो जो वन क्षेत्र होता है वह राज्यों के राजस्व विभाग प्राप्त करता है, और वन का जो आवरण है वो पहचान वायु चित्रों या उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के माध्यम से की जाती है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% था। उनमें से 12.29% भाग पर सघन वन थे, जबकि 8.75% भाग पर विवर्त वन पाए जाते हैं। तो 2011 की रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो केवल हमारे भारतीय भूमि पर केवल और केवल 21% वन का आवरण देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? तो वन क्षेत्र
और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार भिन्नता पाई जाती है। तो वन क्षेत्र अलग है, वन आवरण का रिपोर्ट अलग बनती है, तो उसमें जो राज्यों की सूची है उनमें भिन्नता पाई जाती है। और आपको ये ध्यान रखना है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार 12.29% भाग पर सघन वन है, जबकि 8.75% भाग पर विवर्त वन पाए जाते हैं। और कुल वास्तविक आवरण जो है वनों का वो 21.05% है। अब हम राज्यवार कुछ राज्यों की बात करें तो हमें देखने को मिलता है, जहाँ लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है, वहीं अंडमान निकोबार में ये 86.93% वन क्षेत्र के अधीन है। तो देखिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित द्वीपीय श्रृंखला है, यहाँ पर वनों का जो क्षेत्र है वो 0 है। वहीं दूसरी ओर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट 86% या यूँ कह लीजिए 87% भाग पर वन पाए जाते हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी अधिक वन देखने को मिलते हैं। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, यानी 10% से कम। ठीक है, एक तो हमने देखा कि सबसे अधिक वनों का क्षेत्र अंडमान निकोबार में है और सबसे 0 यानी सबसे कम वनों का क्षेत्र कहाँ है, तो लक्षद्वीप में। और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो 10% से कम जो वन क्षेत्र है वो मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ऐसे क्षेत्र आपको उत्तर में, भारत का जो उत्तरी भाग है वहाँ, और या फिर उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर और उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में आ रहे हैं, तो भारत के मैप में यदि आपने प्रैक्टिस की हुई है, भारत के मैप को आपने देखा है, समझा है, तो आप समझ जाएंगे कि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वो कौन सा और भारत का उत्तरी पश्चिमी है वो कौन सा क्षेत्र है और इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। यहाँ दिया हुआ है, ये राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली है। देखिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की हमने चर्चा कर ली। देखिए, राजस्थान उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो नेचुरल सा है, इसका आना लाजमी है, और ये मरुस्थलीय क्षेत्र भी है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वन का आवरण है बहुत ही कम पाया जाता है। यहाँ पर बालू मिट्टी की प्रधानता अधिक देखने को मिलती है। इसके साथ गुजरात रीजन, गुजरात में जो कच्छ का रीजन है या जो रेगिस्तानी भाग है वहाँ पर वन का आवरण नहीं पाया जाता। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली रीजन जो है यहाँ पर भी वनों का प्रतिशत जो है वो 10 से कम पाया जाता है। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तो अर्ध शुष्क क्षेत्र है। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर वनों को कृषि के लिए साफ कर दिया गया। तो इन क्षेत्रों में जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है यहाँ पर कृषि अधिक होती है, एग्रीकल्चर पैटर्न अधिक है यहाँ पर, इसलिए यहाँ जो वन भूमि पर रहते हैं उन भूमि को साफ करके, यानी उन वनों को काट कर साफ कर दिया गया और उस पर कृषि कार्य अधिक किया जाता है, इसलिए वनों का आवरण यहाँ पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से हैं जिनके 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में दादर व नगर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि पर वनों के अधीन है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। पर्वतीय स्थलाकृति और अधिक वर्षा वन विकास के लिए उपयुक्त होती है। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, जो उत्तरी पूर्वी हमारे राज्य हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों की हम चर्चा करें तो हमारा उत्तरी पूर्वी राज्य जो इस तरह से बना हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस रीजन में क्या है, यहाँ क्यों सर्वाधिक वन है, एक तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है, और दूसरा यहाँ वर्षा अधिक होती है। इस क्षेत्र में
वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ वनों का क्षेत्र अधिक हो जाता है। ठीक है, वनों का क्षेत्र जो है वो अधिक होता है, पर्वतीय शिला करती है तो वनों का आवरण बहुत अधिक हो जाता है और वर्षा इसका मुख्य कारण है कि यहाँ वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर वनों का आवरण अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण में भी, वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण में भी भिन्नता पाई जाती है, जो कि जम्मू और कश्मीर में 9.5% से अंडमान निकोबार में 84.01% तक है। भारत में वनों की विवरण तालिका परिशिष्ट 4 से स्पष्ट होता है कि 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। यानी कि 15 राज्यों में कुल भूमि का 33% से अधिक वन पाए जाते हैं। वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, इस प्रकार से अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश मोर देन 40, यानी कि जहाँ पर 40% से अधिक, फिर 20 और 40% से मध्यम वन वाले, उसके बाद 10 से 20% कम वन वाले और उसके बाद फिर लेस देन 10 यानी कि अति कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश देखने को मिलते हैं। तो वनों की इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है, खासकर इस स्थिति में जब हम देखें कि हमारा जो वातावरण है वो कितना प्रदूषित होता जा रहा है और ऐसी स्थिति में हमें वनों को हम काट देते हैं तो निश्चित ही हमें जो उनसे प्राप्त ऑक्सीजन है, जड़ी बूटियाँ हैं, वो समाप्त होती चली जाएगी। विशेषकर ऑक्सीजन जो मानव के लिए अत्यंत उपयोगी है, उसकी जीवनदायिनी के रूप में उसे जानी जाती है। यदि हम वनों का विनाश कर देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, हमारा जीवन संकट में हो सकता है। इसलिए हमें वनों को लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वे भारत की बात हो या इस पूरे विश्व स्तर की बात हो। ठीक है, तो इसकी पहल हम अपने घर से करें, अपने समाज से करें और उसके बाद ये ज़िले में और फिर ये राज्य स्तर पर इस प्रकार से हम वनों के आवरण को बढ़ा सकते हैं। हमें समझना होगा कि वन क्यों महत्वपूर्ण है, वन यदि होंगे तो वो हमें किस प्रकार से लाभ दे सकते हैं। इसके लिए जन जागरूक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चाहे सरकार के द्वारा हो या प्राइवेट NGOs के द्वारा हो। और हम पढ़ते हैं, जैसे इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि वनों का संरक्षण कैसे किया जाए, तो स्कूली शिक्षा या कॉलेज स्तर की शिक्षा में भी हमें जानकारी मिलती है, हमें हमारे अध्यापक की जानकारी देते हैं कि वनों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। और साथ ही साथ विभिन्न सरकारी मंचों के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये हमारा दायित्व है कि हम इसको समझें, उसे जीवन में उतारें और हम अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें वनों को अधिक से अधिक लगाएं। अब हम पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों, वन संरक्षण, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि वनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए और वन हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हमारी चर्चा होगी। वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। ठीक है, वनों का जीवन और पर्यावरण का जटिल संबंध स्थापित होता है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक व सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट कि वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ, ठीक है, जटिल संबंध स्थापित होता है। साथ ही हम क्या देखते हैं, वन हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत आर्थिक और सामाजिक लाभ देते हैं। वनों के संरक्षण की मानवीय विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी, यानी कि हम किस प्रकार से वनों को, ठीक है, और जो क्षेत्र खाली है, वीरान है, वहाँ किस प्रकार से हम वनारोपण कर सकते हैं, वनों का जो आवरण है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये किस प्रकार से हो, इसके लिए
भारत सरकार, राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही है, लेकिन एक पर्सनली हम बात करें कि एक व्यक्तित्व होने के नाते हमें ये देखना होगा कि हम स्वयं क्या कर सकते हैं। सरकार अपना काम करेगी, व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या काम कर सकते हैं, हम किस प्रकार से वन के आवरण को बढ़ा सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे समाज की जिम्मेदारी है। एक और वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा तथा दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि वन प्रबंधन करना, उसका सतत पोषणीय जो विकास है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, वनों के आवरण को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ये वन नीति के अनुसार उसमें जो सभी तरह के मुख्य बिंदु है उसमें ये शामिल है। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जैसे हम बात करें, नंबर 1, देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना, तो पर्यावरण संतुलन इससे बनाए रख सकते हैं। वन अधिक होंगे तो हमारा पर्यावरण संतुलन बना रह सकता है। साथ ही पारिस्थितिकी असंतुलित वनों में वन लगाना, जो क्षेत्र इकोसिस्टम में अनबैलेंस्ड है, जहाँ पर जीव जंतु, वन का आवरण जो है वो अनबैलेंस्ड है, वहाँ पर हमें उसको वन लगाकर संतुलित कर सकते हैं। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना, तो देश की जो प्राकृतिक धरोहर है और जैव विविधता जो है, जीवों में जो पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विविधता है, विभिन्न प्रकार के जीव है, तो उनका आश्रय स्थल क्या है, ये वन है। वनों का आवरण ही उनका आश्रय स्थल है, इसलिए हमें उनको बनाए रखना आवश्यक है। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मृदा अपरदन जो होता है, विभिन्न प्रकार के कारक उसमें जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, बहता हुआ पानी हो सकता है, तेज़ हवाएं हो सकती हैं। मरुस्थलीकरण को रोकना, जो मरुस्थलीकरण उत्तरी पश्चिमी जो रीजन है हमारा, राजस्थान का जो भाग है, वहाँ जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको रोकने के लिए भी वनों का आवरण अत्यंत आवश्यक है। साथ ही ये बाढ़ व सूखा नियंत्रण पर भी कंट्रोल करता है। तो जहाँ जिस क्षेत्र में अधिक बाढ़ आती है, तो हम बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या बनते हैं, बहुत सारे कारक हैं बाढ़ आने के, लेकिन हम वनों की दृष्टि से हम देखें, वन का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो जिस क्षेत्र में वन काट दिए गए हैं, जिस क्षेत्र से वन विनाश कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो वहाँ की जो मृदा है या वहाँ की जो भूमि है वो ढीली हो गई है, और जिसके कारण यदि मध्यम गति का भी यदि जल वहाँ आ रहा है, पानी वहाँ बह रहा है, तो वह मृदा को काट देता है और फिर अचानक उस क्षेत्र में धीरे धीरे बाढ़ आना प्रारंभ हो जाती है। जिस क्षेत्र में पेड़ अधिक होते हैं, तो पेड़ क्या करते हैं, मृदा को जकड़ के रखते हैं, उनकी जड़ों को बांध के रखते हैं, जिसके कारण मृदा ढीली नहीं पड़ती और जल जो है वो अपने मार्ग में बहता रहता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि पेड़ पौधे, वनों का आवरण नहीं है, वहाँ मिट्टी ढीली हो जाती है और जिसके कारण पानी जो होता है, जल का जो बहाव होता है, वो काफ़ी दूर तक क्षेत्र को कवर कर लेता है और फिर वह आवासीय बस्तियों में जहाँ लोग निवास करते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है और कुछ ही समय में वो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। सूखे जैसी स्थिति की हम बात करें, तो सूखे की स्थिति यदि हम वर्षा नहीं होती जिस क्षेत्र में, तो वहाँ सूखा पड़ता है। ठीक है, अन्न की खेती नहीं होती या मवेशियों को वहाँ भोजन नहीं मिलता, चारा नहीं मिलता मवेशियों के लिए, तो हम क्या करते हैं कि जब उस क्षेत्र में वनस्पति नहीं होगी, उस क्षेत्र में वहाँ पर देखने को हमें वनों का आवरण नहीं मिलेगा, तो वहाँ वर्षा नहीं हो पाएगी और जब वहाँ वर्षा नहीं होगी तो कंडीशन ऐसी होती है वहाँ पर, फिर वर्षा नहीं होने से वहाँ किसी भी प्रकार का जो खेती बाड़ी है, कृषि है या चारे के लिए, पशुओं के लिए जो चारा होता है वो उपलब्ध नहीं हो पाता और फिर ऐसे समय में वहाँ पर फिर सूखा जो होता है वो धीरे 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 विकराल रूप धारण कर लेता है। तो देखिए, वनस्पति या जो वनों का आवरण है वो कितना महत्वपूर्ण है और उसका संरक्षण करना अति आवश्यक हो जाता है। यदि हम इसको नहीं रखते हैं, संरक्षण नहीं करते हैं, तो फिर ये कितना बड़ा विकराल रूप धारण करेगा, इसका अंदाज़ा शायद ही कोई लगा सकता है। साथ ही हम देखें कि निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार। तो सामाजिक वानिकी के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाकर
हम सामाजिक वानिकी यानी कि वनों का आवरण किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, वन को रोपण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, जो भूमि व्यर्थ होती है उसको हम किस प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम ये कवर करने वाले हैं। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग में लाना। तो ये हमारी जो वन नीति है उसमें ये बात कही गई कि हम किस प्रकार से वनों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और वनों पर जो हमारे निर्भर ग्रामीण जनजातियां हैं, ठीक है, ये किस प्रकार से वनों में रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। साथ ही ईंधन है, चारा है और भोजन उपलब्ध किस प्रकार से हो सकता है, इसके लिए भी हमें देखना है। या जो हम खाना पकाने के लिए लकड़ी का प्रयोग में लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें खाना पकाने के लिए हम क्या ऑप्शन ला सकते हैं, ताकि काफ़ी हद तक हम जो पेड़ों की कटाई होती है, ठीक है, उसको हम रोक सकें। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जैसे मैंने बताया आपको कि राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, ये अपने स्तर पे काम तो करती ही है। जितना भी ये नीतियों के द्वारा या विभिन्न प्रकार के एनजीओज़ के द्वारा या अपने विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपरों में देकर या फिर मीडिया के माध्यम से वनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, ये तो हमें बताते ही हैं, लेकिन साथ में हम व्यक्तिगत रूप से भी हम किस प्रकार से वनों का संरक्षण कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों ताकि वनों पर दबाव कम हो। वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए। जैसे सबसे पहला जो वन संरक्षण नीति में पहला कदम जो उठाया वो फर्स्ट था सामाजिक वानिकी, यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री। तो हम सोशल फॉरेस्ट्री किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या है। देखिए, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनारोपण, यानी कि हम क्या कर सकते हैं सामाजिक वानिकी में, हम समाज के व्यक्तियों को ये बताएं कि किस प्रकार से हमारे वन आवरण जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ये पर्यावरणीय लिहाज से देखें, एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो वनों का आवरण, वनों की जो अधिक संख्या है वो बहुत ज़रूरी है। सामाजिक और ग्रामीण विकास के में मदद करती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मोस्टली जो सोशल और जो हमारा विलेज पार्ट है यहाँ पर वनों का आवरण अधिक होता है। तो हम किस प्रकार से वहाँ वनों का प्रबंध बना सकते हैं, वह वनों का प्रबंधन किस प्रकार से हो सकता है, मैनेजमेंट किस प्रकार से हम कर सकते हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए क्या कार्य किया जाए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कार्य किए जाएं। ऊसर भूमि पर वनारोपण, जो ऊसर भूमि होती है, जो व्यर्थ भूमि होती है, ठीक है, उस पर हम किस प्रकार से वन का रोपण कर सकते हैं, ये हमारी सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य है। और वन नीति में कहा गया है कि हम किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं, उसके लिए हमें वनारोपण हमें करना है। साथ ही वनों का प्रबंधन करना है, वनों की कटाई किस प्रकार से हो यदि करनी हो, क्योंकि जिन क्षेत्रों में हम देखते हैं चरागाह वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, या जिन्हें हमें इमारती लकड़ियों की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ वनों की कटाई भी सुनिश्चित की जाए, ठीक है। और किसी क्षेत्र को या किसी इंडस्ट्री को यदि हम देते हैं तो वह इंडस्ट्री ध्यान रखे कि वहाँ वनस्पति को आपको उगाना भी है, वनों को आपको उगाना भी है, तब जाके आप उसकी वहाँ कटाई कर सकते हैं। देखिए, कक्षा 12 में आप इसके अलग से, कक्षा 11 में अलग से आप पढ़ते हैं, जब हम वनों में पढ़ते हैं कि 3 तरह के होते हैं, आरक्षित, सुरक्षित, संरक्षित, 3 प्रकार के वनों की कैटेगरी होती है। वहाँ पर हम अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं तीनों के। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सरकार का कंट्रोल होता है, वहाँ किसी भी व्यक्तिगत रूप से या अन्य कोई व्यक्ति वहाँ जाकर उसकी कटाई नहीं कर सकता। कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जिस क्षेत्र पर सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति ही वनों की कटाई कर सकता है, लेकिन उसको वहाँ वन उगाने भी हैं, यानी कि वनारोपण भी करना है। और तीसरा ऐसा अवर्गीकृत होता है, अनक्लासिफाइड होता है, जहाँ पर चरागाह के लिए वो क्षेत्र शामिल होता है, लेकिन नियंत्रित होना चाहिए, अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसका ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकों को 3 वर्गों में बांटा।
शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी, कि किस प्रकार से 3 स्तर में हम इसको ला सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, शहरों और उसके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। यानी कि जो शहर है, जो बड़े बड़े शहर डेवलप हो रखे हैं, विकसित हो रखे हैं, उनका जो हरित पट्टी है यानी ग्रीन बेल्ट जो वाला जो रीजन है, वहाँ पर आपको वनारोपण करना है। पार्क है, सड़कों के साथ जो किनारे किनारे क्षेत्र है, वहाँ औद्योगिक और व्यापारिक स्थल जो होते हैं, है ना, जैसे आप देखते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में आप जाते हैं तो इंडस्ट्रीज़ के चारों ओर पेड़ों की श्रृंखला देखने को मिलती हैं। आप अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा पार्क टाइप में या गार्डन टाइप में आपको नज़र आता है। तो ये एक प्रकार से नियम है, ठीक है, यूँ कह सकते हैं कि एक नियम है शहरों में, शहर वानिकी के अंतर्गत, कि आपको किस प्रकार से वनों का आवरण करना है। यदि आप औद्योगिक इकाई को स्थापित करते हैं, व्यापारिक इकाई को, या पेड़ों सड़कों के किनारे आप किस प्रकार से, या अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, पार्क वगैरह होते हैं, तो वहाँ किस प्रकार से आप वनों का आवरण लगा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ठीक है, इसको हमने शहरी वानिकी के अंतर्गत शामिल किया है। अब देखिए, ग्रामीण वानिकी की हम बात करें तो ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकों को बढ़ावा दिया जाता है। यानी कि कृषि वानिकी यानी कृषि का क्षेत्र किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं और अधिक, और समुदाय में कृषि वानिकी को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी भी है। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना। यानी जो कृषि योग्य भूमि है, साथ ही जो बंजर भूमि है, यहाँ पर पेड़ और फसलें दोनों एक साथ लगाना। जो क्षेत्र कृषि योग्य भूमि के लिए है, वहाँ तो हमें फसलें लगाना है, और उसके किनारे किनारे भाग पे जो बंजर भूमि हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे फसलें नहीं उत्पन्न हो सकती, फसलें पैदा नहीं की जा सकती, तो उस क्षेत्र में हमें क्या लगाना, उस क्षेत्र में हमें पेड़ लगाना। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसका अभिप्राय है वानिकी और खेती एक साथ करना। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम वनारोपण भी कर रहे हैं और खेती का कार्य भी कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। ठीक है, देखिए दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। दोनों काम एक साथ कैसे देखने को मिल रहे हैं, जैसे हमने क्या किया कि एक तरफ तो हमने एक क्षेत्र वो बना लिया जो फसल के लिए है, और दूसरा क्षेत्र हमने वो बना लिया जो बंजर भूमि है। तो बंजर भूमि पे हम क्या कर रहे हैं, बंजर भूमि पर हम वनारोपण कर रहे हैं, यानी वानिकी वहाँ लगा रहे हैं, और जो हमारा खेती का हिस्सा है, क्षेत्र है, वहाँ पर हम फसलें उगा रहे हैं। ठीक है, तो खाद्यान्न पूर्ति भी हो रही है, खाद्यान्न पूर्ति भी हो रही है। इज इट क्लियर? तो खाद्यान्न पूर्ति कहाँ हो रही है, उन क्षेत्रों में हो रही है जहाँ फसलें हमारी उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, चारा उत्पन्न हो रहा है, ईंधन के लिए लकड़ी, इमारती लकड़ी, ठीक है, फलों का उत्पादन, क्योंकि हम वहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं तो फलों का उत्पादन। तो ये सारा प्रोसीजर एक साथ चल रहा है। यानी कि वह क्षेत्र जहाँ फसलें उत्पन्न हो रही है और वह क्षेत्र जो बंजर है, वहाँ वनारोपण करके हम ये कार्य संपन्न कर रहे हैं। समुदाय वानिकी में, अब देखिए समुदाय वानिकी में क्या हो रहा है। समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चरागाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों ओर, नहर किनारे, रेल पट्टी के साथ पटरी और विद्यालय में पेड़ लगाना शामिल है। तो ये समुदाय के साथ है। ये किसके साथ है, समुदाय के साथ है। इससे पहले हमने जो कृषि वानिकी पढ़ा, उसमें एक व्यक्तिगत रूप से जो कृषि का आपका क्षेत्र है, जहाँ फसलें आप उत्पन्न करते हैं, वो क्षेत्र, और जो बंजर भूमि का है वो क्षेत्र, तो वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से या परिवार के साथ मिलकर आप वह कार्य कर सकते हैं। लेकिन जहाँ समुदाय की बात आ रही है, जैसे विद्यालय की चर्चा, विद्यालय की बात हुई, मंदिर की बात हुई, ठीक है, गांव का एक समूह हो गया, तो वहाँ पर समुदाय वानिकी को हम महत्व दे सकते हैं, समुदाय वानिकी को हम बढ़ा सकते हैं, ताकि समुदाय मिलकर ये कार्य कर सके। चाहे वो मंदिर हो, ठीक है, चाहे वो समुदाय या उस समाज का कोई पार्क हो, ठीक है, या हमने क्या देखा कि कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर गांव के लोग मिलकर एक क्षेत्र हम ऐसा डेवलप कर सकते हैं जहाँ विद्यालय, कोई सरकारी विद्यालय हो या निजी कोई विद्यालय हो,
तो वहाँ पर भी हम उसके आसपास वाले क्षेत्र में या विद्यालय के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर हम वृक्षारोपण कर सकें और उसका हम ध्यान रख सकें। तो इससे क्या होगा, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, ठीक है, यानी जो वृक्षारोपण कर रहे हैं तो वो तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो भी उस चीज़ को देखेंगे, सीखेंगे, तो आगे चलकर वो भी इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। समुदाय के साथ मिलकर आप मंदिरों में, जो आपके उद्यान है, गाँव में जो उद्यान है, चौपाल जो है, वहाँ वृक्षारोपण कर सकते हैं। आने जाने वाले देखेंगे इस चीज़ को तो सीखेंगे कि हमें किस प्रकार से हमें वनों को महत्वता देनी है, वनों का आवरण किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं, वनों का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि प्रत्येक गांव, ढाणी, तहसील में होना चाहिए। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना है, क्योंकि इससे पूरे समुदाय को लाभ मिलेगा, व्यक्तिगत रूप से नहीं, पूरे समुदाय को लाभ मिलता है। इस योजना का एक उद्देश्य है भूमि विहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना तथा इससे उन्हें वे लाभ पहुंचाना जो केवल भू स्वामित्व को ही प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं फार्म वानिकी। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधों को उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की मेड़े, चरागाह, घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली ज़मीन और पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो फार्म वानिकी कि जिस व्यक्तिगत रूप से जिस व्यक्ति के पास कोई फार्म हाउस है, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करें, वहाँ पर आप खेतों के किनारे किनारे पेड़ लगा सकते हैं, वहाँ पे वृक्षारोपण कर सकते हैं, चरागाह स्थल है, ठीक है, या पशुओं का कोई बाड़ा है, तो उस क्षेत्र में आप वनारोपण कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके पास क्षेत्र अधिक है तो वहाँ वनारोपण करके आप कुछ सहयोग देख सकें। तो इस प्रकार से सामाजिक वानिकी को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 3 स्तर में बांटा था: कृषि वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। इन तीनों पर हमारी चर्चा हमने कर ली। तो वन संरक्षण किस प्रकार किया जाए, राष्ट्रीय वन नीति के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के तहत हमने चर्चा की, और ये क्यों महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्तिगत रूप से या समाज समुदाय के रूप में या फिर देश के रूप में। तो इसको हमने जाना कि किस प्रकार से हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं, वनों का आवरण किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक आपको मैटर समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक है, तो आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वन्य प्राणी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति जो है वह हमारी वन नीति, उसमें कौन कौन से कदम उठाए गए उस पर आप विशेष ध्यान रखें। और सामाजिक वानिकी क्या होती है, और राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 चरणों में 3 प्रकारों में बांटा है, वो आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वन्य प्राणी के बारे में कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं और वो किस प्रकार से हम उनको संरक्षण कर दे सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।